किराए के मकान सा लगने लगा था अंकिता को उसका रिश्ता। कितने मान से सहेजा था उसने, कोना कोना सजाया था मन भर के, इतना ख्याल रखा था उसकी सार संभाल का, मानो अपने हाथों से बनाया घर हो। वो तो घर और मकान के बीच का फर्क ही भूल गई थी। पर अब अचानक मकान खाली करने का मन क्यों होने लगा? क्यों वो उसके व्यवहार से आहत हुई? जो कुछ हो रहा था उसमें उसका तो कोई दोष नहीं। उसने कब कहा था अंकिता को मकान खाली करने के लिए? लेकिन वादा भी तो नहीं किया था कि ये मकान उसके नाम कर देगा। अंकिता के दिल में भारी उथल पुथल थी। कभी रोना आ रहा था तो कभी गुस्सा। मन उदासी के गर्त में जा गिरा था। ध्यान भटकाने की कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी। घड़ी घड़ी ध्यान फोन की तरफ जा रहा था, लेकिन ये फोन बजने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना उसका कोई कॉल, ना मैसेज। कितनी ही बार मैसेंजर को टटोला था अंकिता ने। हर बार उसका स्टेटस बस कुछ ही मिनट पहले का लास्ट सीन दिखा रहा था। एक दो बार तो वो ऑनलाइन भी दिखा। अंकिता बेबस थी, चाहकर भी अपनी तरफ से फोन करने की पहल नहीं कर पा रही थी। यही अलिखित समझौता था उन दोनों के बीच कि उनका रिश्ता उनके दूसरे पर्सनल रिश्तों के आड़े नहीं आएगा। हालांकि मन ऐसे किसी भी तर्क को नकारता हुआ बार बार मोबाइल की तरफ लपक रहा था, लेकिन कमबख्त दिमाग का क्या करे, जो हर बार कॉल या मैसेज करने को आतुर उसके हाथों को रोक लेता था। व्यस्त तो नहीं है, होता तो ऑनलाइन कैसे आता? सारी दुनिया के लिए समय है उसके पास, बस मेरे लिए ही फुर्सत नहीं। कभी कभी तो लगता जैसे अंकिता उसके लिए फुर्सत का टाइम पास हो। जब कोई काम नहीं तो लगा लिया उसे फोन, मतलबी कहीं का। सोचते हुए अंकिता ने उसे कोसा। माना कि व्यस्तता के चलते लंबी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज तो कर सकता है ना। जानता तो है कि कांटेक्ट ना होने पर मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। मेरी परवाह हो तब ना। अंकिता उसे कोसना जारी रखे हुए थी, पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो उसे कोस ही क्यों रही है। नाराजगी या मनमुटाव जैसा तो कुछ भी नहीं। फिर भी पूरा 1 हफ्ता हो गया उनकी आपस में बातचीत हुए। इसे अबोला भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर रोज बिना नागा अंकिता उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज करती और वो रिप्लाई में हाथ जोड़े वाला इमोजी भेज देता। ये परवाह तो कम, मजबूरी में की गई फॉर्मेलिटी ज्यादा लग रही थी। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच ये स्थिति पहली बार आई थी। महीने 2 महीने में ऐसा हो ही जाता था। ऐसा तब होता था जब वो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाता था, और जब भी ऐसा होता था अंकिता उखड़ जाती थी। वो कुछ दिन उसके लिए बहुत पेनफुल होते थे। जी जलता था, मन कुढ़ता था। जब कहीं राहत नहीं मिलती थी तो बैठकर उसे कोसने लगती थी। लेकिन अब लग रहा था जैसे नाहक ही उसे कोस रही है। उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, सारा दोष तो अंकिता का ही है। ये सारी परिस्थितियां तो पहले भी अंकिता के सामने क्लियर थीं। उसने तो कभी दावा नहीं किया था कि उसके प्यार की खातिर अंकिता दुनिया छोड़ दे। अंकिता ने ही पूरे होशो हवास में ये दर्द मोल ले लिया था। अंकिता को लग रहा था कि दुनिया में तमाम दुखों, परेशानियों और मुसीबतों की जड़ ये मन नामक काल्पनिक ऑर्गन ही है। ये शरीर का वो अदृश्य हिस्सा है जो बेशक दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित करता है।
शरीर की हर गतिविधि इसी के नियंत्रण में रहती है और हमारे हर क्रियाकलाप पर इसके मूड का असर साफ नजर आता है। अंकिता और वो काम के सिलसिले में पास आए थे और ये जानते हुए भी कि अंकिता के अलावा भी उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, अंकिता ने उसे सहजता से स्वीकारा था। कुछ ही दिनों में वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए। अंकिता नई पीढ़ी की लड़की थी। नई पीढ़ी की इस जमात में साथ पढ़ने या नौकरी करने वाले अकेले जोड़ों में इस तरीके की नजदीकियां बहुत सामान्य बात हैं। दो एक जैसे माइंडसेट के लोग साथ रहना स्वीकार कर लेते हैं और एक दूसरे की तमाम अच्छाइयों बुराइयों के साथ इसको निभाते भी हैं। उनका ये रिश्ता पूरी तरह से जरूरत और उपलब्धता पर निर्भर था। प्यार जैसी कोई चीज इसमें शायद थी ही नहीं। वैसे प्यार के अस्तित्व से इनकार नहीं था अंकिता को और ना ही इसके होने में कोई बुराई भी थी, लेकिन प्यार जब तक दो तरफा ना हो इसके होने का कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर त्याग वाला प्यार इस पीढ़ी के कॉन्सेप्ट में नहीं है। रिश्तों के मामले में वो पूरी तरह गिव एंड टेक पर विश्वास करते हैं, जितना लो उतना दो भी। लेकिन अंकिता को कभी उससे ऐसा फिल्मों और कहानियों वाला प्यार हो जाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी तरफ से वफा की उम्मीद वो कैसे कर सकती थी, क्योंकि उसके जैसी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स थी उसकी। और जहां तक अंकिता को समझ में आया था तो वो भी अपनी सारी फ्रेंड्स से उतना ही क्लोज था। जब तक वो एक साथ एक ही ऑफिस में थे उनका रिश्ता बहुत स्मूथली चल रहा था। हालांकि इस तरह की सिचुएशंस पहले भी बनती रही थीं। जब वो छुट्टी लेकर अपने दोस्तों से मिलने जुलने जाता था तब अंकिता को इतना बुरा भी नहीं लगता था और वो इसे एक शॉर्ट ब्रेक की तरह लेती थी। लेकिन इस बार वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके अंदर इतनी ज्यादा उथल पुथल आखिर क्यों है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वीकेंड पर वो अपने दोस्तों से मिलने चला गया तो अंकिता अपने मम्मी पापा के पास आ गई। उसी दौरान करवा चौथ का व्रत आया। माँ सुबह से ही सजी धजी घूम रही थी। पापा भी ऑफिस से छुट्टी लेकर माँ के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। कभी सरगी तो कभी पूजा। घर में तरह तरह की रस्में हो रही थीं। अंकिता के मन में भी प्रेम की हल्की सी तरंग उठी। उसने उसे फोन किया। फोन उठाते ही वो झल्लाया, तुम्हें पता है ना कि मैं कहाँ हूँ, फोन क्यों किया? उसने कहा तो जरूर, पर अंकिता को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तुम्हें पता है आज करवा चौथ का व्रत है? अंकिता ने उत्साह से अतिरेक होकर उससे पूछा। होगा, हमें क्या? उसने लापरवाही से जवाब दिया। अंकिता का उत्साह बुझ गया, लेकिन उसने उस पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। वो और कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ठहाका सुनाई दिया। वैलेंटाइंस डे मनाने वाली हमारी पीढ़ी कब से इन ढकोसलों में भरोसा करने लगी? वैसे तुम किसके लिए ये व्रत कर रही हो? उसने अंकिता को दकियानूसी करार देने के साथ साथ उसका उपहास भी उड़ाया। उसके अंतिम प्रश्न ने तो मन की बंजर जमीन पर गुलाबी कोपलों के उगने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अंकिता ने फोन काट दिया। हालांकि उस दिन उसने वो व्रत नहीं रखा था, लेकिन इन दिनों उसका अपने दोस्तों से मिलने जाना अंकिता को बेचैन करने लगा था, खास तौर पर गर्लफ्रेंड से। यहाँ से जाने के बाद अंकिता की तरफ से उसकी उदासीनता उसे अखरने लगी थी। उसकी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ होने की कल्पना भी अंकिता को आहत करने लगी थी।
अंकिता को अपनी वो बेहद बचकानी हरकत याद आ रही थी जब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ वीकेंड बिताने किसी रिजॉर्ट में गया था। कैसे अंकिता बार बार फोन करके उन दोनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी इस हरकत से वो अंकिता से काफी दिन तक गुस्सा भी रहा था, पर अंकिता को अपने किए पर कोई दुख नहीं था और ना ही कोई पछतावा। बल्कि जब उसने ये कहा कि तुमने मेरे पूरे वीकेंड का सत्यानाश कर दिया, सुनकर अंकिता जैसे भीतर तक खिल गई थी। अब उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं थी कि उसका किसी और गर्लफ्रेंड के साथ होना उसे इतना ज्यादा बुरा लगा था कि बुरा लगने की सहन शक्ति ही खत्म होने लगी थी। निर्दोष होते हुए भी उसकी वो अनदेखी गर्लफ्रेंड अंकिता की नजर में खलनायिका बनने लगी थी। यानी अंकिता को उससे दूरी का गम कम और उसकी अपनी फ्रेंड से नजदीकी का गम अधिक सताता था। ऐसी जलन, ऐसी कुढ़न, ऐसी ईर्ष्या, ये तो प्यार में हुआ करती है ना। तो क्या अंकिता को उससे प्यार होने लगा था? इस दूरी की शुरुआत करीब 6 महीने पहले होने लगी थी, जब उसका ट्रांसफर उनकी कंपनी की किसी दूसरी ब्रांच में हो गया। अब वो अलग अलग शहरों में रहने लगे, लेकिन हवाई जहाज और हाई स्पीड इंटरनेट के जमाने में ना तो मानसिक दूरियां मायने रखती हैं और ना ही शारीरिक। हर समय वो कांटेक्ट में रहते और मन चाहे तो मात्र 1-2 घंटे का सफर करके मुलाकात भी कर लेते। उनका रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभ रहा था। जब भी उनके पास समय और मन होता, वो अंकिता से कांटेक्ट करता और वो मिल लेते। यहाँ अंकिता ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि जब उसका मन होता है तो वो हर बार उसके प्लान में शामिल नहीं होता था। लेकिन ये भी सच है कि जब भी वो दोनों साथ होते तो सिर्फ एक दूसरे के ही साथ होते, पूरी तरह तल्लीन। और उनके बीच पैसा भी कभी नहीं आया, क्योंकि दोनों की ही जेब भरी हुई थी। खाली थे तो केवल मन, उन्हीं को भरने के लिए तो वो प्रेम तलाश रहे थे। लेकिन क्या प्यार इतनी सहजता से उपलब्ध है? शायद नहीं। ये अंकिता को प्यार होने के बाद महसूस हो रहा था। अगर मुझे उससे प्यार हुआ है तो क्या उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ? ये सहज सा एक सवाल अंकिता के भीतर कौंधा। शायद नहीं हुआ। अगर होता तो उसके अंदर भी तो वही तड़प, वही छटपटाहट होती जो मेरे भीतर है। अंकिता ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया था। लेकिन पिछली बार जब हम मिले थे तो वो कितना डेडिकेटेड लग रहा था। मुझे एक पल को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी कोई नहीं हूँ। मेरा कितना ख्याल रख रहा था, कितना खुश थे हम साथ में। अंकिता ने फिर खुद से ही सवाल किया, पर उसका जवाब भी उसके पास तैयार ही था। मेरे साथ खुश होने का मतलब ये तो नहीं कि वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ खुश नहीं है, या फिर मेरे लिए उन्हें छोड़ देगा। हो सकता है कि वो बाकी दोस्तों के साथ भी ऐसे ही प्यार से रहता हो जैसा मेरे साथ, और वैसे भी तब वो फ्री भी तो था ना। उसके खुद के सवाल के मुंह पर उसने खुद ही एक सवाल दे मारा। लेकिन वो समय भी तो उसने खास मेरे लिए ही निकाला था ना। अंकिता ने अपनी पैरवी खुद की, लेकिन वो खुद भी महसूस कर रही थी कि उसकी ये दलील कितनी कमजोर है। वही तो अंकिता, वो फुर्सत में था और तुम उसके लिए फुर्सत का टाइम पास हो। सच्चाई उगलकर वो अपने आप पर व्यंग से मुस्कुरा दी। आईना उसके सामने था और सवाल का उत्तर भी।
अंकिता को ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता किराए के मकान जैसा ही है। मुझे भी तो उसे किराए का मकान ही समझना चाहिए ना, क्यों मैं उसे अपना घर समझ रही हूँ। ठीक है कि हरेक की किस्मत में अपना घर नहीं होता, तो क्या हुआ, जब तक अपना निजी आवास ना हो तब तक रहो किराए के मकान में। किराए के मकान का ये बड़ा फायदा मैं कैसे भूल रही हूँ। जब पसंद ना आए, मकान मालिक से ना बने या कोई दूसरा बेहतर विकल्प मिल जाए तो बदल लो किराए का मकान। अंकिता ने अपनी आधुनिक सोच को बल दिया, बहुत सोचा और निर्णय भी ले लिया। आश्चर्य की बात यह है कि उसी पल अंकिता खुद को बेहद हल्का महसूस करने लगी। अपने इस रिश्ते की नींव की कमजोरी का एहसास शायद उसे भी होने लगा था। सुनो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, इस वीकेंड पर आओ ना, एक दिन उसने आग्रह किया। अंकिता को खुद पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका प्रस्ताव सुनकर भी वो खुशी से उछली नहीं। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा मन नहीं है। अंकिता ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब चौंकने की बारी उसकी थी। मन क्यों नहीं है, तबीयत तो ठीक है ना। अच्छा चलो, ना तुम आओ ना मैं, हम दोनों किसी तीसरी जगह चलते हैं, 2 दिन की हॉलीडेज। उसने प्यार उड़ेला, लेकिन पता नहीं क्यों अंकिता इतनी निष्ठुर बनी जा रही थी। उसके हर प्रलोभन को ठुकराकर आत्मिक शांति महसूस कर रही थी। आखिर उसके सभी हथियार अंकिता ने निरस्त कर दिए। कमाल की बात तो ये रही कि इतना सब होने के बाद भी वो हताश या निराश नहीं थी। डिप्रेशन का तो मतलब ही नहीं था। सैटरडे की सुबह जब वो पूरी तरह जगी भी नहीं थी कि डोरबेल बजी। जैसे अंकिता को पहले से ही अंदाजा था, सामने वही खड़ा था। अंकिता ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वो खुश था। शायद उसे विश्वास था कि उसकी इस पहल से उनके बीच जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी। अंकिता कॉफी बना लाई। वो साथ साथ बैठकर कॉफी पीने लगे। वो काफी रिलैक्स लग रहा था और अंकिता शांत। कॉफी पीने के बाद उसने अंकिता के हाथ पर हाथ रख दिया। अंकिता ने धीरे से उसका हाथ सरका दिया। उसे अंकिता की इस हरकत पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? अब आ गया हूं ना तुम्हारे पास, 2 दिन हम लोग फुल मस्ती करेंगे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन प्लीज अब मैं इस रिलेशन को और कंटिन्यू करना नहीं चाहती। अंकिता ने साफ कह दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे दोस्तों से परेशान हो? यार, ये सब तो तुम्हें पहले से पता था ना, मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया तो नहीं। फिर मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन मैं ये अधूरापन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। अंकिता ने उसका हाथ फिर अलग करते हुए कहा। पहले मुझे लगा था कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूं और प्रेम प्यार जैसे शब्द हमारी पीढ़ी के लिए नहीं बने हैं। मैं निश्चिंत थी, तुम्हें किसी के साथ शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि स्त्री चाहे किसी भी युग की क्यों ना हो, कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, प्रेम के मामले में वो हमेशा दकियानूसी ही रहेगी। मुझे ये रिश्ता छोड़ना मंजूर है, लेकिन बांटना नहीं। मैं जिसे भी दूं अपना पूरा प्यार देना चाहूंगी और लेना भी। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें भी यही सलाह दूंगी। तुमसे दोस्ती से मुझे आज भी इनकार नहीं है, पर तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए अंकिता ने हौले से उसके हाथों को पकड़ लिया। अंकिता जानती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी, लेकिन वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और अपराध बोध से मुक्त भी।
मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अधूरा प्यार। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।